नमस्कार बच्चों। स्क्रीन पर आप जिस पाठ का नाम देख रहे हैं उसका वीडियो हमने आगे के पीरियड के अंदर देखा था। पाठ का नाम था कामचोर। चलिए इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएं। पहले थोड़ी सी कहानी को रिवाइज कर ले या फिर याद कर ले। तो पाठ के अंदर हमने देखा था कि बहुत ही धनी परिवार के बच्चे हैं जिन्होंने आज तक कोई भी काम नहीं किया है। तब उनके परिवार द्वारा उन्हें कहा जाता है कि अगर अब से उन्होंने काम नहीं किया तो उनको रात का खाना नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर वो काम करेंगे तो जिस तरह नौकरों को काम के लिए पैसे दिए जाते हैं वैसे इन बच्चों को भी दिए जाएंगे। तो बच्चे पैसे कमाने की लालच और खाने की लालच में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने देखा था कि बच्चे पानी भरने जाते हैं और वहाँ पर अपने कपड़े भिगो देते हैं। दूसरे उदाहरण में हमने देखा था कि जिसके अंदर सभी बच्चे एक झाड़ू के ऊपर टूट पड़ते हैं और सारा घर जो है वो धूल से अट जाता है। अब कहानी में आगे बढ़ें। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी दरी, उसके ऊपर पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गए। अब बच्चों को पानी छिड़कने के लिए कहा गया और सभी थोड़ा थोड़ा पानी छिड़केंगे तो इतना सारा पानी हो गया कि पानी जो है वह कीचड़ में बदल गया, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर धूल भी जमी हुई थी। अब सब आंगन से भी निकाले गए, यानी कि आंगन में भी उन्होंने ये खराब हालत कर दी है। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तलसे, भगोने भगोने यानी पतीलियां लूट ली गई यानी सभी बच्चों ने कुछ न कुछ बर्तन ले लिए। और काम क्या था? आज पेड़ों को पानी देना है। जिन्हें ये चीज़ें न मिली उन्होंने क्या किया? तो जिन्हें ये चीज़ें न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे, यानी चलेगा, हम गिलास से भी पानी देंगे तो भी हमें तनख्वाह मिलेगी, हम माली की तरह काम करेंगे। ये सोचकर बच्चे निकल पड़े। अब सब बच्चे नल पर टूट पड़े क्योंकि सभी को पानी भरना था अपने अपने बर्तनों में। यहाँ भी वह घमासान मची कि जहाँ क्या मजाल कि एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके, यानी कि सभी ने एक दूसरे को इतना धक्का मारा कि किसी के बर्तन में एक बूंद पानी भी नहीं आ पाया। ढुसुम ढास, किसी की बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगुने और डोंगी। पहले तो धक्के चले, यानी एक दूसरे को धक्के मारने लगे, फिर कोहनियों से एक दूसरे को मारने लगे और उसके बाद अपने अपने बर्तनों से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। ये हाल था बच्चों का। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई, यानी कुमक यानी पूरी सेना भेजी गई बड़े बुजुर्गों की। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई, यानी कि अब सभी ने अपने अपने बर्तन छोड़ दिए और सभी का हाल बुरा हो गया था। इसलिए इन बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया बच्चों को शांत करवाने के लिए। अब हुआ क्या? इस धींगा मस्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी, यानी कि बच्चे इतने सारे थे और इतनी बुरी तरह से वो मैले हो चुके थे, कीचड़ वाले हो चुके थे कि जितने नौकर अभी हैं वो इन सभी कामों के लिए पूरे नहीं पड़ते हैं। पास के बंगले से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। अब इतने कम नौकर पड़ने लगे, बच्चे इतने खराब तरीके से मैले हो चुके थे कि पास के बंगले से नौकर बुलाए गए और एक बच्चे को नहलाकर साफ करने का उन्हें 4 आना देना भी पड़ा। इस तरह पैसे भी बर्बाद हुए और काम भी नहीं हुआ। हम लोग
कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों को पानी या देखभाल का काम हमसे हो सकेगा। यानी बच्चों ने सोच लिया कि ये सफाई का काम भी नहीं होगा और पेड़ों की रखवाली या उसकी देखभाल का काम भी हमसे नहीं होगा। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर लें, यानी बारामदे में जो मुर्गियां यहाँ वहाँ घूम रही है, चलो एक काम कर दे कि उन सभी को पकड़कर हम पिंजरे में बंद करवा दें। बस शाम से ही जो बांस, छड़ी या जो भी हाथ लगा उसे लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दर बे मुर्गियों को हाँकना शुरू किया। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का दिया था, यानी मुर्गियां भी जैसे हमारा कहा नहीं मानती। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फफड़ाती हुई निकल पड़ी। यानी कि एक आया है जो किसी कपड़े पर वर्क कर रही थी, उस पर मुर्गियां हैं, वो भागने लगी। लेकिन मुर्गियों के पैरों में क्या चिपक गया था? खीर चिपक गई थी, क्योंकि पहले वो प्याली के अंदर, खीर की प्याली के अंदर गिर चुकी थी। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताज़े धुले सिर पर लग गई है। यानी कि दीदी के दुपट्टे और उनके माथे पर सारी खीर लग गई है। खीर के प्याले खाली हैं। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। कत्थे चूने में लथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छाप मारता हुआ निकल गया। अब एक मुर्गा जो है वो पानदान में गिरा, तो पानदान के अंदर काथा है, चूना है, उसका जो रंग है वो उसके पैर में लग गया और एक सफ़ेद चादर पर वो मुर्गा अपने पैरों की छाप लगाता हुआ चल पड़ा। यानी कि ये भी काम अब बिगड़ रहा है। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी, जो अपने आप को साफ कर रही थी, उसी के ऊपर सारी कीचड़ आ गई। और ये किस कारण हुआ? मुर्गी के कारण। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। यानी कि किसी के वश में न आ रही हो ऐसे मुर्गियां चारों तरफ दौड़ रही हैं। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं है। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथ उन्हें ही दाना खिला दिया जाए। चलो मुर्गियां वश में नहीं आ रही, लेकिन अभी अभी सारी भेड़ें चर कर वापस आई हैं, चलो उन्हें दाना दे दे। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। यानी भूखी भेड़ें अनाज को देखकर झपट पड़ी, लटसम पटसम तख्तों पर चढ़ गई। उन्होंने दाएं देखा ना बाएं, यहाँ वहाँ चढ़ने लगी खाने की लालच में। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंग को फांदती हुई, बर्तन लुढ़काती हुई साथ साथ चढ़ गई। यानी सभी यहाँ वहाँ बिना कुछ देखे सिर्फ अनाज के सूप को देखकर आगे बढ़ रही हैं। कहीं कुछ गिर रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है, लेकिन भेड़ों को इसका पता भी नहीं है। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलाई की बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती हुई, बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ पड़ी। यानी इन दुपट्टों के ऊपर से सारी भेड़ें भागने लगी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना
टैंकों और बमबारियों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो, ऐसा वातावरण हो गया था। किनके कारण? भेड़ों के कारण। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जनमा एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। हज्जनमा नाम की एक स्त्री है जो बड़ी उम्र की है, वो दुपट्टा ढांककर सो रही है। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी और मारो मारो चीखने लगी। उन्हें सपने आ रहे थे कि वो किसी महल के अंदर हैं और उसी समय भेड़ें उनके ऊपर से गुजरती हैं और वो सपने में ही चीख उठती हैं, मारो मारो। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी यानी कि सब्जी तरकारी की टोकरी पर टूट पड़ी, क्योंकि भेड़ों को तो खाने से मतलब है। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तानकर उठ खड़ी हुई। उन्हें लगा कि ये मेरी सारी तरकारी या मटर है, वो भेड़ें खा जाएंगी, तो बचाने के लिए वो खड़ी भी हो उठी। लेकिन आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह से देखा होगा कि बस ऐसा ही लगता है जैसे रुई के तकिए को हम कूट रहे हों। भेड़ों को चोट नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर ही आप उससे मजाक कर रहे हैं। जैसे भी आप उसे मारते हैं, उसे दर्द नहीं होता। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी, यानी सारी सब्जियां वो खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, यानी इतने सारे बच्चे हैं कि जिनको न खाना मिलने की धमकी मिल चुकी है। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए, यानी कि अब भेड़ें भी हमारे बस में न आई, न मुर्गियां आई, कोई भी काम हमसे नहीं होता। चलो अब भैंस है, उसके पैरों को हम बांध देंगे और दूध दोहने का काम तो कर ही लेंगे। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 तनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। यानी कि अब भैंस है वो समझ गई कि ये बच्चे दूध दोहने आए हैं और आसानी से वो दूध दोहने नहीं देगी। वो वहां से बाल्टी को लात मारकर भाग जाती है। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दोहा जाएगा। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैरों में बांध दी गई। पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई के पाए से बांध दिए गए। देखिए चित्र में जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है कि चाचा जी सो रहे हैं और उनकी चारपाई से एक रस्सी बांधी जाती है, जिस रस्सी के साथ भैंस के पैर भी बांधे गए हैं। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई, यानी उसे पता चल गया कि उसके पैर बांधने की कोशिश हो रही है। अब उसने क्या किया? छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, यानी कि जैसे भैंस भागी तो उसके साथ चारपाई भी रस्सी से बांधी हुई थी, तो चाचा जी भी रस्सी और चारपाई के साथ भागने लगे, यानी कि वो भी भैंस के पीछे चल पड़े। लेकिन पहले उन्हें लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया है, ऐसा उन्हें लग रहा है, क्योंकि पूरी जो चारपाई है वो हिल रही है, तो उन्हें भूचाल या धरती कंप जैसा लग रहा है।
और पानी जो है वो चेहरे पर गिरने से उन्हें लगा कि कहीं वो आंधी तूफान में फंस गए हैं। फिर जल्द ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों टांगें पकड़कर बच्चों को छोड़ने वाले को बुरा भला सुना रहे हैं। अब चाचा जी अपने सपने से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि ये सारा कार्य बच्चों द्वारा हुआ है। तो बच्चों को इस तरह छोड़ने वालों को या फिर काम देने वालों को चाचा जी बुरा भला कह रहे हैं। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंसें भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी भी। ओह, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल यानी तुरंत बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को यानी अपने पैरों को ब्रेक दे दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया, दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपटे, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। अब दूध दोहना है तो अपने आप पास जो भी बर्तन है उसे लेकर बच्चे भागे। बछड़ा फिर बागी हो गया, यानी कि वो पूरा दूध पी गया। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरे में भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ ही मिनटों के 3/4 भाग में हो गया, यानी कि पलक झपकाते ही ये सारी बातें जैसे हो गई। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तलसे, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। इसके सिवाय घर में कुछ नहीं। अब बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हाकी गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी, यानी कि धीरे धीरे वातावरण शांत करने की कोशिश हो रही है। अब अम्मा जो है वो आगरा जाने के लिए अपना सामान बांध रही है, क्योंकि न बच्चे कुछ काम करते हैं और काम करते हैं तो बिल्कुल उसे बिगाड़ देते हैं। इस कारण अम्मा गुस्से में है। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी, यानी चेतावनी दे दी कि अगर बच्चा राज रहा यानी कि बच्चे ही काम करते रहे तो मुझे मेरे मायके ही भेज दो, या फिर बच्चे काम करेंगे या मैं। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया, यानी कि उन्हें काम से निकाल दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। पहले ये सूचना थी कि अगर किसी ने काम नहीं किया तो रात का खाना बंद। अब सूचना बदल गई है कि किसी ने किसी भी काम के लिए वस्तु को हाथ लगाया तो उनका खाना बंद। बच्चे कहते हैं, ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति ही नहीं, यानी हमारे माता पिता और बुजुर्गों को शांति ही नहीं है। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, यानी कि अब हमने भी सोच लिया कि अब हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो देखा बच्चों कि अगर बचपन से ही काम करने की आदत न हो तो छोटे से छोटा काम करने में भी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आशा है यह पाठ आपको बहुत ही पसंद आया होगा। धन्यवाद।